All right, so good evening, all of you. Welcome you all to PSI Edge panel and group on Telegram. So, as you all know, we are doing back to basics quick revision series for political science optional. And this will be the today's lecture will be on topic number 10 of paper 2, section 1. As you can see on the screen, the name is regionalization of world politics, EU, ASEAN, APEC, SARC and NAFTA. तो इन्हीं पे फोकस करेंगे अपन पूरा रीजनलाइजेशन ईयू नाफ्टा एपेक आसियान सार्क एंड निम्सटेक। तो इसको वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर नोट्स, नोटबुक्स एंड बुक्स इफ पॉसिबल। एंड आप लोगों को कुछ ऐड करना हो तो आप उसमें ऐड करिएगा जब पढ़ रहे उसके बाद में, ठीक है। तो पहला टॉपिक है रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सत्यम सर पढ़ेंगे आप? हाँ बिल्कुल। Regionalization of world politics. Regionalization is intensification of political and/or economic interdependence among the states and other actors in particular geographic region. In this section, we will try to learn regionalization of world politics, various arguments in favor of and against it, how it affects globalization process, and also various regionalization models, particularly EU, NAFTA, ASEAN, SARC, APEC, BIMSTEC. तो एक बार पढ़ लीजिए इसको सर। अच्छा, various regional organizations around the world. सेंट्रल अमेरिकन पार्लियामेंट है, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। नाफ्ता है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एसोसिएशन। फिर है अंडमान इंडियन कम्युनिटी, जो वेस्टर्न साउथ अमेरिका का है। फिर MERCOSUR, वो है ईस्टर्न साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। फिर कैरिकॉम है कैरेबियन नेशंस का। फिर यूरोपियन यूनियन जो है वो। फिर EFTA, यूरोपियन यूनियन का, यूरोप का फ्री ट्रेड एरिया, उसके ऊपर। फिर अगर ईस्ट साइड जाए और तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो फॉर्मर USSR रिपब्लिक थे, है उनका है। फिर नीचे आएंगे वैसे ही तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, GCC, जो गल्फ कंट्रीज का है। फिर अफ्रीका में जाएंगे तो नॉर्थ अफ्रीका का है अरब महरेब यूनियन, मगरेब, क्या है उसका प्रोनाउंसिएशन, अरब मगरेब यूनियन, ठीक है। फिर इकोवास है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज का। फिर उन्हीं के नीचे है CEMAC। फिर साउथ अफ्रीकन नेशंस का है SADC, साउथ अफ्रीकन कुछ तो होगा। फिर ईस्टर्न अफ्रीकन का है IGAD। फिर हमारे साउथ एशिया में सार्क है। फिर एशियन और पैसिफिक आइलैंड फोरम, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अदर पैसिफिक कंट्रीज को मिलकर बना है। Regional cooperation versus regional integration. Regional cooperation has various forms. Example, economic cooperation, political cooperation, security cooperation, foreign policy cooperation, etc. These are limited arrangements agreed between the states to work together. It is a state-led process primarily. Regional integration is one step further than cooperation. It is more permanent in nature. It also involves social interlinkages. It may or may not be state-led. State may just act as facilitator. Economic integration is specifically distinct, with practices like customs union, common market, monetary union, etc. And region may act with single voice internationally, at least in tariff policy. However, regional cooperation and integration are not mutually exclusive terms. All regional arrangements contain the mixture of both. Why do states pressure regional integration? एक सेकंड यार, एक बार अपन समराइज साथ में ही करते जाए क्या? एक पैराग्राफ ओके, को चलेगा। पढ़ के उसको समराइज कर देंगे, ज्यादा सही रहेगा ना।
हाँ चलेगा। ठीक है, तो रीजनलाइजेशन क्या होता है बताया है पहले। यहाँ पे रीजनलाइजेशन का मतलब इतना ही दिया है कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग द स्टेट्स। तो मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रही है एक जोग्राफिकल रीजन के अंदर, इसी को बोल रहे हैं रीजनलाइजेशन। और उसमें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अपन ने देखा है आगे भी कि बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन है इसमें। ठीक है, फिर अपन इसमें यही स्टडी कर रहे हो बोला है। फिर अपन इसमें इंपॉर्टेंट तो देख लो कौन सा है, नाफ्ता है, सार्क पता है, पैसिफिक आइलैंड फोरम पता है, मर्कोसर याद रखो यार, ये साउथ एशियन वाला है ना, इंडियन कम्युनिटी, मर्कोसर याद रखो। फिर ये मगरेब रीजन याद रखो कहाँ होता है, तो वेस्टर्न सहारा वगैरह जो सहारन बेल्ट है ना, उस उसको बोलते हैं मगरेब रीजन। जीसीसी पता है अपने को, अरेबियन वाला। ये रीजनल कोऑपरेशन में बोला, और रीजनल इंटीग्रेशन डिफरेंस इतना ही बताया है कि रीजनल कोऑपरेशन अलग अलग डायमेंशन में होता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी। इसकी इससे भी स्ट्रांगर वर्जन होता है रीजनल इंटीग्रेशन, दैट इज वन स्टेप फर्दर, मतलब है ना। तो स्ट्रांगर कैसे होता है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड फॉरेन सिक्योरिटी, इसमें रीजनल इंटीग्रेशन वाले में सोसाइटल इंटरलिंकेज ज्यादा होते हैं। इट मे और मे नॉट बी स्टेट लेड, तो स्टेट्स का हो सकता है या नहीं हो सकता है। कस्टम यूनियन हो गया इसका एग्जांपल, कॉमन मार्केट बोल सकते हैं, मॉनेटरी यूनियन बोल सकते हैं इसका एग्जांपल। ठीक है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है टर्म्स ऐसे। चलो आगे से। Okay. Why do states pursue regional integration? Management of independence. Newly independent states seek to redefine and settle down their relations with neighbors and/or colonial powers. These also serves to ensure security in the region. Defining economic and social relations. To expand markets for domestic production. Regional integration also helps the region to assert more weight at international forums. When they act together rather than acting alone, for example EU acting together can manage US unilateralism more effectively. ASEAN also matters more when acting together. ठीक है, मैं वही 4 पॉइंट बताया है। पहला तो खुद का इंडिपेंडेंस मैनेज करने के लिए, अपने रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, बाकी अगल बगल के रिलेशन साथ में। तो सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, मतलब खुद का इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। दूसरा होता है इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन मेंटेन करने के लिए इंटीग्रेशन सही रहता है। तीसरा है इकोनॉमिक डायमेंशन, जिसमें मार्केट एक्सपांशन कर सकते हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तीसरा बोल सकते हैं कि एक बार्गेनिंग करने के लिए आसान रहता है ना इंटरनेशनल स्फीयर में, टू असर्ट मोर वेट। जैसे आसियान पकड़ ले या फिर ईयू पकड़ ले, तो दे हैव इक्वल वॉइस, ज्यादा वॉइस होता है। मतलब एक कंट्री डील अगर करना हो, एफटीए बनाना हो, तो ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ग्रुपिंग रहेगा तो ज्यादा बार्गेन कर पाएंगे। ठीक है। Okay. Implications of regionalism for process of multilateral liberalization. Building blocks. How regionalism enhances the prospect of multilateralism. It promotes international coordination of nations to change in a way that is more conducive to international multilateralism. It has a demonstrating effect, that is, it shows the various actors involved the effects of globalization, arguably easiness and effectiveness of such cooperation. Each successive regional arrangement reduces the margin of preference. Thus, it weakens the opposition to multilateralism. Regional arrangements have often more to do with strategic and political alliance rather than trade liberalization. Regionalism has more positive than negative effects. When countries can see how they are getting benefited by increasing regionalization, they will be optimistic about cooperation at international level. Stumbling blocks. How regionalism make multilateralism more difficult to achieve. The net result of preferential agreement may be trade diversion from international to regional market. There also may be attention of diversion
with countries becoming less interested in multilateralism or simply absorption of available negotiating resources. Competing arrangements may create incompatible situations of regional and multilateral agreements. Creation of multiple legal frameworks and dispute settlement mechanisms may weaken discipline and efficiency. It may also lead competition and friction between several economic blocs. What is regionalization? Regionalization is intensification of political and/or economic interdependence among states and other actors in particular geographical regions. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ना इसमें। हम यहाँ पे आई थिंक थे नीचे वाले इम्प्लीकेशंस क्या है। तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ रीजनलिज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ मल्टीलैटरल लिबरलाइजेशन। तो क्या फर्क पड़ता है रीजनलिज्म का। तो इसमें एक है कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या है। मतलब एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको बस थोड़ा सा फैंसी लैंग्वेज में लिखा है। तो पॉजिटिव देख लो क्या क्या है मल्टी ये रीजनलिज्म पे। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो पॉजिटिव क्या क्या देख लो कि वो प्रमोट करता है इंटरनल कंडीशंस फॉर नेशंस टू मोर कंड्यूसिव इन इंटरनेशनल मल्टीलैटरलिज्म। वही मतलब कंडीशन इंप्रूव करता है मल्टीलैटरलिज्म के लिए। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट होता है, मतलब कि बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, फिर एक दूसरे कोऑपरेट कर सकते हैं। तो एक दूसरे को एक रोल मॉडल बना सकते हैं ना ऐसे, जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो। फिर एक मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस को कम करता है, वीकन्स ऑपोजिशन टू मल्टीलैटरलिज्म। मतलब अगर दूसरे को फायदा मिल रहा है तो दिखता है वो। यार एक्चुअली थोड़ा क्लियर नहीं है, किसी को इलेबोरेट करना है कि इन सब जो जो 4-5 पॉइंट्स है इस पे। हाँ, लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। हाँ, मतलब ऐसा मतलब क्लैरिटी नहीं है इतना अच्छे से, सही समझ नहीं आ हम्म। रहा है पूरा। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिटिकल अलायंस होता है रादर देन ट्रेड लिबरलाइजेशन। मतलब कि फोकस इज मोर ऑन स्ट्रैटेजिकल पॉलिटिकल क्या बेनिफिट्स है देन ट्रेड या इकोनॉमिक फैक्टर। एंड पांचवा पॉइंट है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स है, निगेटिव नहीं होता है। तो बेनिफिट अगर मिल रहा है तो उससे लोग या फिर कंट्रीज ले सकते हैं आगे ना, दे विल बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। किसी को कुछ ऐड करना है कि इसमें मतलब रीजनलिज्म के पॉजिटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। आप लोग को क्या लग रहा है, क्या पॉजिटिव होंगे? सर जैसे ये होता है, जैसे जो ये रीजनलिज्म की वजह से जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो जो कंट्रीज अगर रीजनल ग्रुपिंग्स बनी हुई है तो वे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी उनके फेवर में बोलना पसंद करती है, मतलब ज्यादातर बोलती है। And sir, regionalism can be seen as complex interdependence between the regional countries. ठीक है, ठीक है। और क्या पॉजिटिव हो सकते हैं रीजनलिज्म के? तो एक रीजनलिज्म का ये भी फायदा होता है ना यार कि एक क्या बोलते हैं, यूनिटी यूनिटी बोलते हैं ना, एक स्ट्रेंथनिंग फैक्टर मिल जाता है रीजनलिज्म की वजह से। वही बात है। मतलब जैसे साउथ इंडिया में पकड़ लो, साउथ इंडिया में ऐसा कहा जाता है रीजनलिज्म स्ट्रांग है इसलिए उनका जीडीपी स्ट्रांग है, या फिर उसकी इसीलिए उनका प्रोडक्शन या फिर जो जीडीपी होता है ना ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा तेजी से अच्छे से इम्प्रूव्ड है। हम्म। Bargaining power भी बढ़ती है। भी रहता है। और एक और बात है ना कि अगर रीजनलिज्म रहेगा तो फिर वहां पे मतलब कल्चरल इन्फ्लुएंस भी एक दूसरे पे रहेगा, तो ट्रेड भी आसान होगा उस चीज से। सर एक ये भी है कि मतलब जो एक मतलब ज्यादातर तो जो मतलब जो कंट्रीज है, यूएसए वगैरह हो गई, ये मतलब अपनी जो ये ट्रेड पॉलिसीज वगैरह होती है, मतलब टेक्नोलॉजी ये ट्रांसफर करना इतने मतलब लिबरलाइज वे में नहीं चाहती। तो अगर वो क्या कहते हैं आपस में अगर रीजनलाइजेशन होगा, तो जो छोटी कंट्री होगी जो लीस्ट डेवलप है या डेवलपिंग है, उनके बीच में जो कोऑपरेशन होएगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इजीली से हो पाएगा।
ठीक है। वैसे ना क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि रीजनलिज्म के इम्प्लीकेशन क्या है और मल्टीलैटरलिज्म। तो एक बार स्टम्बलिंग ब्लॉक्स देख लेते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट होती है ना, तो उसकी वजह से ट्रेड डाइवर्शन हो सकता है। मतलब कि ऐसा होता है ना कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये मान के चलो कि तो अपने रीजन के लोगों को फेवर करेगा ना, इंटरनेशनल लेवल पे फेवरिटिज्म करेगा, फिर वो उसका नुकसान होगा, मतलब प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट का, ये कहना चाह रहे हैं। फिर अटेंशन डाइवर्शन हो सकता है, कंट्रीज में बिकम लेस इंटरेस्टेड इन मल्टीलैटरलिज्म। तो अटेंशन मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड नहीं छोड़ते, सिर्फ अपने रीजन में अटेंशन देखे हो। फिर इनकॉम्पेटेबल हो सकते हैं, रीजनल लॉ कुछ अलग कहता है, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स या फिर इंटरनेशनल लेवल पे लॉ कुछ अलग है, तो इनकॉम्पेटेबिलिटी हो सकती है। सिमिलरली मल्टीपल लीगल फ्रेमवर्क हो सकते हैं, या फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हो सकता है। कंपटीशन भी हो सकता है, उसके सेपरेशन हो सकता है। ठीक है, यही सब था यार। किसी को ऐड करना है कोई इसमें? Sir, regionalism these countries can behave as a security community और उनकी बार्गेनिंग पावर भी ओवरऑल वर्ल्ड में बढ़ेगी अगर स्ट्रॉन्ग रीजनलिज्म होगा और मतलब हार्मोनी भी मेंटेन रहेगी उस पूरे रीजन में। सर ठीक है सर, नेक्स्ट चालू करें क्या अपन? ईयू वाला पढ़ ले। हाँ। ठीक है, प्लीज सर, वो है। Okay. European Union is the most successful model of regional integration. EU has been a source of inspiration as well as source of learning for other regional organizations like ASEAN. EU has been successful in transforming the strategic environment in Europe. Europe has been victim of continuous wars. EU has established the zone of peace and prosperity. Features of EU as a model. EU is a highly complicated model of integration. It is considered as fortress. It is too complicated for an outsider to understand. Its institutions are mix of national, international and supranational principles. EU has been outward-looking body. Now it has its own foreign and security policy. Democracy and human rights have been major objectives of EU's foreign policy, and EU has helped in expansion of democracy and human rights. In the GDP nominal terms, EU is ranked as third largest economy with $18 trillion total wealth. तो थोड़ा याद भी रख लो यार, यूएसए का 22-21 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना का देखो ऑलमोस्ट 15-16 ट्रिलियन डॉलर हो गया। मतलब चाइना इज सेकंड वेरी ही हो गया, फास्ट। EU सेकंड हो गया नॉमिनल टर्म्स में। हाँ, सेकंड हो गया, करेक्ट। हाँ, और इंडिया का 3 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब जो चाइना और इंडिया के बीच में जो गैप है बहुत ज्यादा ह्यूज है। थोड़ा सा ये फैक्चुअल फिगर अगर याद रखेंगे ना, हमें बहुत सारे आईआर के आंसर में हम कंपेरिजन लिख सकते हैं कहीं पे भी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। वी कैन नॉट हैव, क्या बोलते हैं ना, इट्स अगर इंडिया चाइना का भी देखा जाए या फिर इंडिया और यूएसए का देखा जाए, तो इट्स लाइक डेविड गोलेस वाला सिस्टम हो रहा है ना। हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि हम डायरेक्टली चैलेंज कर पाए किसी को भी। ठीक है, एक बार समराइज कर देंगे सत्यम सर? हाँ, कर दूंगा ना। EU रीजनल इंटीग्रेशन का सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल है अनडाउटेबली, और बाकियों ने भी सीखना चाहिए EU से। जैसे एशियान है, सार्क है, उन्होंने सीखना चाहिए कि कैसे वो ऑपरेट कर रहा है। और उसने एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट बनाया है यूरोप में पूरा, जिसने जोन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दिया है ऐसे यूरोप को जो काफी वॉर्स अब तक फेस कर चुका है। फिर EU के फीचर्स क्या है, तो वो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। वो एक ऐसा फोर्ट्रेस बना हुआ है कि जो बाहर को समझने वाले को काफी दिक्कत है, क्योंकि उसमें काफी मिक्स है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, सुप्रा नेशनल है, ऐसे मिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स है जिनको हमें स्टडी करना पड़ेगा।
पर EU का आउटकम क्या है कि उन्होंने काफी जगह पे डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया है, और उनका जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी उसी के अराउंड सेंटर्ड है। मतलब जगह जगह जहां जहां वो ह्यूमन राइट वॉयलेशंस वगैरह दिखते हैं, जैसे हम सीरिया में देख रहे हैं, सीरिया का एग्जांपल है कि वहां पे उन्होंने इंटरवेंशन किया और वहां पे विक्टिम्स को भी वो दे रहे हैं अभी हेल्प वगैरह, मतलब रेफ्यूजीज को। एंड इनको यूक्रेन का इन आउटवर्ड प्रोग्रेस है। लुकिंग बॉडी जो बोलते हैं, आउटवर्ड लुकिंग बॉडी। आउटवर्ड लुकिंग मतलब आई थिंक, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ मतलब आउटवर्ड लुकिंग आई थिंक कि वो ज्यादा वर्ल्ड के लिए कंसर्न है। मतलब हर इनवर्ड लुकिंग का मतलब होता है कि वो अंदर के चीजों में ही ज्यादा फंसे पड़े हैं, कि उनके अपने इश्यूज नहीं संभल रहे उनसे। आउटवर्ड लुकिंग आई थिंक कि वो बाकी दुनिया के इश्यूज में भी इन्वॉल्व है। करेक्ट करेक्ट, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। रीजंस फॉर इमरजेंस ऑफ EU। द The devastation of the two world wars made these countries to find a serious alternative for avoiding wars. EU is seen as brainchild of French Foreign Minister Robert Schuman and French statesman Jean Monnet. EU also has its origin in US's foreign policy to contain expansion of communism. The biggest push factor of EU was USA. EU was found to maintain liberal international economic order. Vision of EU was inspired by Immanuel Kant, who dreamt of perpetual peace among European countries. EU is also described as a dream of Victor Hugo. It is believed that Hugo has planted seed in his courtyard. He believed that EU's integration will flourish as the seed will grow. Hence there is superstition that till the tree planted by Hugo remains, EU will remain. Victor Hugo is in one of his speech has mentioned that a day will come in Europe when arms will fall off the hand on the ground in Europe. तो रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ ईयू में क्या क्या दिया है? पहले तो दो वर्ल्ड वॉर हुए थे बहुत ही खतरनाक वाले। तो उसके बाद में फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर रॉबर्ट शूमैन और फ्रेंच स्टेटमैन जीन मोनेट, इसका ब्रेन चाइल्ड बोला जाता है इसको। फिर इसको ओरिजिन ऑफ यूएसए पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट भी बोलते हैं, मतलब इट वाज द रिजल्ट ऑफ कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म दैट यू एमर्ज। एक और रीजन है कि इट वाज क्रिएटेड टू स्प्रेड लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, मेंटेन करने के लिए, लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इसका इंस्पिरेशन एक और है कि इमैनुअल कांत का परपेचुअल पीस थियोरी है कि यूरोपियन कंट्री में परपेचुअल पीस हो सकता है। मतलब इमैनुअल कांत आई थिंक ऐसा बोलते हैं ना कि जहां पे भी ट्रेड हो रहा है ना, वो वॉर नहीं करेंगे तो हमेशा पीस बना रहेगा। फिर इसको ड्रीम ऑफ विक्टर ह्यूगो भी बोलते हैं। मतलब विक्टर ह्यूगो ने अपने कोर्टयार्ड में एक सीड प्लांट किया था, एंड इट इज एन सुपरस्टिशन की जब तक वो सीड बढ़ता रहेगा ईयू का इंटीग्रेशन भी फ्लोरिश होता रहेगा। तो शायद अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो सीड शॉर्ट थोड़ा बहुत मर गया होगा, पता नहीं। ठीक है, चलो आगे है इवोल्यूशन ऑफ EU। Evolution of EU means expansion and deepening of EU, but expansion also creates challenges for deepening. 1952 European Coal and Steel Community. There was 6 original members: Belarus countries, Benelux countries, Belgium, Netherlands and Luxembourg, France, Germany, Italy. The metals which are used to make the arms will be used to make permanent peace. उनका ये स्लोगन था। 1957 Treaty of Rome, Foundation of European Economic Community. 1973 First Expansion में ब्रिटेन, डेनमार्क और आयरलैंड आए। By this time, EU has started challenging USA's hegemony in trade. USA brought up pro-US countries in EU, especially Denmark and Britain. These countries have been closer to USA than EU. They prefer to stay out from many EU treaties by using opt-out clauses. In EU, there are two categories of nations:
यूरोफोबिक वर्सेस यूरोफिलिक, ठीक है। 1981 second expansion of EU, Greece joined. 1985 Sahegan Agreement, Schengen EU became agreement. क्या? Schengen agreement. Schengen Agreement, Schengen, हाँ। okay. EU मतलब became वो borderless. Schengen वीजा सुना होगा ना आप लोगों ने, अगर आपको किसी एक कंट्री का वीजा मिल गया तो यू कैन ट्रैवल टू अदर कंट्रीज विदाउट वीजा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो Schengen agreement है। वो है, ओके ओके। 1986 Spain and Portugal joined. New fault lines emerged, North versus South. Countries of South were not as economically sound. They are known as PIGS, pigs. पोर्तुगल, आयरलैंड, ग्रीस एंड स्पेन, वो बीमारों वाला कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे, पिग्स। इन दीज कंट्रीज देयर हैज बीन ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म। 1987 SEA, Single European Act. It led to establishment of common market. 4 freedoms: freedom of goods, services, capital and people. Analysis: it was a major development after Treaty of Rome, a gap of 30 years. It shows that integration process may take extraordinary long time. Maastricht Treaty, अगला 1993, इसका क्या प्रोनाउंस पता है किसी को? Maastricht, ठीक है। सही है, Maastricht बोलेंगे ना। From now onwards, it came to known as European Union. European Union denotes monetary union. Countries agreed to go for common currency. अभी 19 countries को है वो common currency. 2004 biggest expansion of EU. 10 countries join EU. उसमें है साइप्रस, चेज रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लैटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। उसमें से कुछ फॉर्मर सोवियत भी थे। लिस्बन ट्रीटी 2007 में, इसका कुछ पता है क्या? आई थिंक इसी के अंदर एग्जिट क्लॉज लिखा हुआ है शायद, लिस्बन ट्रीटी में। लिस्बन सुना हुआ तो है, पक्का है तो एक बार देख लेंगे अपन इसके बाद में, ठीक है। EU 2012 में नोबेल प्राइज मिला उसको फॉर कंट्रीब्यूटिंग एडवांसमेंट ऑफ पीस एंड रिकन्सिलिएशन, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन यूरोप। 2013 को क्रोएशिया ज्वाइंड EU, 2020 को ब्रेक्जिट हुआ और यूके लेफ्ट EU। प्रेजेंटली 27 मेंबर। एक बार मैप का स्टडी करते हैं ना, प्रीलिम्स में भी काम आएगा ये थोड़ा सा। इधर स्वीडन है, फिनलैंड है, स्वीडन दिख रहा है आपको ऊपर। स्वीडन के लेफ्ट साइड में कौन सी कंट्री है ऊपर? ये वाली नॉर्वे। हाँ, तो नॉर्वे है और इस तरफ रशिया है, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्वीडन का रशिया से बाउंड्री नहीं लगता, ये ध्यान रखना। वो लगता है हमें तीनों का लगता है, पर स्वीडन का नहीं लगता। ओके, स्वीडन का रशिया से बाउंड्री नहीं लगता है, बाकी दोनों का लगता है। ठीक है, फिनलैंड का लगता है, नॉर्वे लगता है। पर याद रखना कि नॉर्वे इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। हाँ, नॉर्वे नहीं है। फिर डेनमार्क इधर नीचे है, स्वीडन के नीचे है। ये बाल्टिक सी के और बीच में एक कौन सा सी है दूसरा वाला? नॉर्थ सी है क्या? हाँ, नॉर्थ सी है वो। हाँ, तो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी के बीच में आता है डेनमार्क यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 कंट्री देख लो, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ELL बोल सकते हैं ना। फिर उसके नीचे पोलैंड है। थोड़ा सा याद रखना क्योंकि रशिया के ऊपर लेफ्ट साइड में है इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड। देन बेलारूस एक देखो तो याद रखो, बेलारूस भी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ये EU। नाटो। अच्छा, वो तो रशिया का पपेट है ना, वो तो बेलारूस। हाँ, तो बेलारूस के नीचे देखो यूक्रेन दिख रहा है, उसके लेफ्ट में पोलैंड है, स्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस, ये सारे मेंबर कंट्रीज है। मतलब यूक्रेन के बाकी बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है ना, ऑलमोस्ट सारे मेंबर कंट्रीज लग रहे हैं। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया, बल्गेरिया,
ठीक है, तो यूक्रेन के बॉर्डरिंग देख लो कौन से है। पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगेरी है, रोमानिया है। इधर ऊपर कौन सा है छोटा वाला पता नहीं। वो क्या पता यार, याद नहीं। याद नहीं आ रहा है मुझे भी। ठीक है, बाकी एक बार देख लो यार। पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, यार इटली दिख रहा है। स्विट्जरलैंड नहीं है बीच वाला। हाँ, स्विट्जरलैंड भी नहीं है, तो नॉर्वे नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, बेलारूस हम्म, नहीं है, और यूके भी नहीं है। यूके, हाँ अभी नहीं है ऑब्वियसली। ब्रेग्जिट, हाँ। ठीक है, साइप्रस भी है, साइप्रस भी मेंबर है EU। हाँ माल्टा भी वो है तो काफी दूर है। member। ठीक है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेने के लिए हम हमने रीजन देख लिए थे, अभी इवोल्यूशन देखते हैं। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है एक्सपांशन, एक्सपांशन या फिर डीपनिंग ऑफ EU कैसे हुआ है। तो सबसे पहले 1952 में एक कोल एंड स्टील कम्युनिटी बन गई थी, मतलब कि मेटल्स, जो मेटल वॉर करने के लिए यूज करते हैं, तो उसी मेटल्स को यूज करेंगे परमानेंट पीस बनाने के लिए। इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया था कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाते। इसमें बेलिनिक्स कंट्री आ गया, बेनिलिक्स मतलब बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग। फिर 57 में ट्रीटी ऑफ रोम आया था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गया। 1970 में पहला एक्सपांशन हो गया जिसमें प्रो यूएस कंट्री उसके अंदर आ गए थे। यहीं पे यूरोफिलिक एंड यूरोफोबिक वाली कंसेप्ट आती है, क्योंकि जो यूरोफोबिक कंट्रीज थी, मतलब यूरोफिलिक मतलब यूरो लविंग कंट्रीज, यूरोफोबिक मतलब यूरो के ऑपोजिट में कंट्रीज है, तो वो हमेशा ऑप्ट आउट क्लॉज यूज करके बाहर रख गया बहुत सारे एग्रीमेंट से। 1981 में सेकंड एक्सपांशन आया, ग्रीस आ गया इसमें। फिर सेंजन एग्रीमेंट हुआ, बॉर्डरलेस EU बन गया। फिर नॉर्थ साउथ डिवाइड आया 1986 के बाद में। स्पेन, पोर्तुगल, मतलब साउदर्न कंट्री जो थे, पिग्स इकोनॉमी बोलते हैं उनको, पोर्तुगल, आयरलैंड, ग्रीस एंड स्पेन, तो नॉट नॉट ग्रेट इकोनॉमिकली, सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस था उनमें, तो इसलिए ये आ गए। एक नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया, यूरोफिलिक यूरोफोबिक हो गया। एंड आई थिंक एक और है, हाँ नॉर्थ साउथ में एक और याद रखना, जो माइग्रेंट होता है ना, माइग्रेंट का या फिर इलीगली माइग्रेंट होते हैं अफ्रीका से क्रॉस करने वाले, वो सबसे पहले साउथ में आएंगे ना, तो इसीलिए वहां पर डिस्टेबलाइजेशन हमेशा रहता है। तो सदर्न कंट्रीज की ब्लेमिंग की, नॉर्थ कंट्रीज कुछ भी ये नहीं कर रहे, शेयरिंग नहीं कर रहे कुछ भी उसमें, लोड शेयरिंग। ठीक है, फिर 1987 में सी आया, यानी कि सिंगल यूरोपियन एक्ट आया, जिसके अंदर 4 फ्रीडम थे: फ्रीडम ऑफ गुड्स, फ्रीडम ऑफ सर्विसेज, फ्रीडम ऑफ कैपिटल, फ्रीडम ऑफ पीपल। तो ठीक है, ओवरऑल एनालिसिस यही है कि इट मे टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टाइम। 1993 में मास्ट्रिक्ट ट्रीटी आया, जिसमें मॉनेटरी यूनियन बन गया, कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर लिया 19 कंट्रीज में। बिगेस्ट एक्सपांशन इसके बाद 2004 में आया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, हंगेरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सब आए। 2007 में लिस्बन ट्रीटी आया। फिर नोबेल प्राइज भी मिल गया 2012 में, क्रोएशिया ज्वाइन किया, यूके ने लीव कर दिया। तो दैट्स ऑल यार, मतलब यही था। एक बार अपन लिस्बन ट्रीटी को देख लेते क्या है, किसी को मिला था कुछ लिस्बन ट्रीटी के बारे में? वही ये सब जो आपने बताया था, लीव करने का क्या जाती। हाँ एक मिला है। Lisbon Treaty, also known as Treaty of Lisbon, updated regulations for the European Union, establishing a more centralized leadership and foreign policy, a proper process for countries that wish to leave the Union, and streamlined process for enacting new policies. मतलब वही है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है इसका कि लीव करने का प्रोसेस लिखा है इसमें, और बाकी सेंट्रलाइज लीडरशिप और फॉरेन पॉलिसी का वो तो पहले से ही था उनका, और भी थोड़ा स्ट्रेंथन किया होगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं फिर। ठीक है। EU organizations, European Council, the highest summit level body. EU leaders meet many times a year. The Council of European Union, ministerial body. Example, if EU has to make transparent policy. Transport minister of different countries will come together. European Commission, it represents EU. European Parliament, there are 791 seats. Members are directly elected by proportional representation. European the Court of Justice.
Supreme Court of EU in matters of European Union law. Maastricht Treaty. Common currency. Advantage: it makes business convenient. It makes business competitive/cheap. It is convenient even for countries trading with EU. It denotes integration of market with potential that euro can also become global currency. It makes possible for comparatively weak economies to attract the foreign investment on the credit of stronger economies. Disadvantages: in case a country faces a balance of payment crisis, it cannot devalue its currency to promote exports. Every country cannot be a member of Eurozone. They have to fulfill convergence criteria. They have to keep their fiscal deficit, inflation, debt to GDP ratio low. As per the EU norms, public debt could not go beyond 60% of GDP. Greece public debt was more than 300%. Greece was providing wrong data. Hence, Eurozone crisis is also seen as a regulatory crisis. What was the reason? Okay, summarize करिए. ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं इसमें? एक है यूरोपियन काउंसिल, देन दूसरा है काउंसिल फॉर यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन काउंसिल हाईएस्ट बॉडी है, समिट लेवल बॉडी बोलते हैं इसको, सब लीडर मिलते हैं. काउंसिल फॉर यूरोपियन यूनियन मिनिस्ट्रियल बॉडी है. तो यूरोपियन काउंसिल में आई थिंक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह मिलते होंगे ना, लेवल फिक्स हुई है. ठीक है, फिर इसमें मिनिस्टर्स वाले में काउंसिल फॉर यूरोपियन यूनियन में मतलब मिनिस्टर्स मिलेंगे सिर्फ. यूरोपियन कमीशन हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है ईयू को. पार्लियामेंट है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक है. ये 5 बस नाम एटलीस्ट याद रख लो यार. यूरोपियन काउंसिल, काउंसिल फॉर यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है. फिर maastricht ट्रीटी कॉमन करेंसी आई. उसके एडवांटेज क्या है? कन्वीनियंस है, चीपनेस, चीप होता है, ग्लोबल करेंसी बनती है, फिर अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, इंटीग्रेशन कर लेता है इजीली. डिसएडवांटेज क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, सभी को नुकसान भुगतना पड़ता है. डिवैल्यूएशन कर नहीं सकते जिस कंट्री को करना है. फिजिकल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, डेब्ट टू जीडीपी वगैरह, मतलब एक कन्वर्जेंस क्राइटेरिया दिया होता है उन्होंने, उसको फॉलो करना पड़ता है इनको. फिर पब्लिक डेब्ट के ऊपर क्राइटेरिया है कि भाई 60% होना चाहिए. ग्रीस का 300% था. एंड इट इज सेड कि यूरोजोन क्राइसिस इज रेगुलेटरी क्राइसिस. ठीक है सर, आगे चलता है. What was the reason for Greek crisis? When Greek joined Eurozone, it was actually not fit for it. However, to show the world the unity and solidarity, EU countries overlooked the status of Greece. According to Germany, the Greek social security policies based on socialistic principles reduced Greece's competitiveness. However, Greek citizens Germany's approach. लिखा है, Germany kept on keeping the labor laws weak to gain advantage. Germany behaved like China. It didn't let scope for export of other countries. The biggest problem was that EU was a monetary union, but EU was not a fiscal union, nor economic union. Hence the country's expenditure policies have been different. Now EU is trying to align even economic policies. We can say that USA also played the role. The crisis in Eurozone has its origin in the subprime crisis in USA. It is also seen as crisis because of lack of adequate regulation of financial institutions. There was no oversight over banks in USA. The banks are linked. Hence, when banks of USA started collapsing, they demanded money from the banks in Europe. European banks had lent money to the governments in Europe, like Greece. Greece was a net importer. Greece was able to borrow on credit of Germany. Hence, when banks wanted their money back, the government didn't have money.
सर एक बार समराइज भी कर दीजिए थोड़ा सा अच्छा ठीक नॉर्मल है। भाषा में। हाँ, उन्होंने ये जो ग्रीक का क्राइसिस हुआ था उसको एक्सप्लेन किया है। उसमें कहा है कि ग्रीक ने जब यूरो ज्वाइन किया था, यूरोजोन का जो भी उनका एग्रीमेंट ज्वाइन किया था, तब वो एक्चुअली फिट नहीं था। वो बस बाकी जो सॉलिड कंट्रीज है जैसे जर्मनी, उन पे ही ज्यादा डिपेंडेंट था, जो कि मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट थे। और ग्रीक का जो पॉलिसी है वो सोशल सिक्योरिटी जो पॉलिसी है वो काफी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे है, जो कि काफी मतलब वो उनके सिटीजन्स को पेंशन सब्सिडीज काफी देने में वो बिलीव रखते हैं। और ग्रीक की सारी पॉलिटिक्स उसी के अराउंड होती है कि कौन सबसे ज्यादा सब्सिडीज और ये देगा। उस वजह से गवर्नमेंट के पास कभी पैसे ही नहीं होते थे ग्रीक के गवर्नमेंट के पास। और ईयू का जो मेजर कंसर्न था कि वो एक मॉनेटरी यूनियन तो था, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो रिजर्व बैंक वगैरह कंट्रोल करती है, तो वो था, बट फिस्कल यूनियन नहीं था। मतलब जो स्कीम्स के डिसीजंस है या जो भी गवर्नमेंट के फिस्कल एक्सपेंडिचर की जो डिसीजंस है वो ईयू नहीं ले सकता था। तो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के साथ ईयू ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए अपनी अपनी कंट्रीज अपना अपना फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करती थी। उस वजह से जो ग्रीस का जो पहले का जो उनका बिहेवियर था कि फिस्कल काफी स्पेंड करना, और वो भी खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैपिटल में भी नहीं, तो उस वजह से उनका काफी खर्चा होता था और वो कभी बैलेंस ही नहीं हो पाता था। तो उस वजह से वो भी एक वन ऑफ द रीजन रहा ग्रीस के डाउनफॉल के लिए, और उसके साथ वो ईयू को भी ले डूबा। और वन ऑफ द रीजन उस टाइम का था जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था यूएसए में। यूएसए के बैंक्स ने यूएसए के बैंक्स जैसे फॉल होने स्टार्ट हो गए, वैसे उन्होंने यूरोपियन बैंक से पैसे मांगे। और यूरोपियन बैंक्स में से ये ग्रीस भी था। ग्रीस से पैसे मांगे पर ग्रीस के पास थे ही नहीं कभी पैसे, क्योंकि वो जो अपना पैसा लेता था वो सारा सब्सिडीज में बांट देता था लोगों को। और वो जो जो डिपेंड रहता था, उसका जो भी इकोनॉमी या जो भी मॉनेटरी वैल्यू था, सारे जो जर्मनी जैसे स्ट्रांग इकोनॉमीज पे डिपेंड रहता था, इसलिए उनके पास कभी पैसे थे ही नहीं। इसलिए वो लेते रहे, पर जब से उनसे वापस लेने का टाइम आ गया, तब उनके पास देने लायक पैसे ही नहीं थे। तो इस वजह से वो डूब गया पूरा ही वो इकोनॉमी कंट्री का। बाकी मैं पढ़ता हूँ सर, पढ़ते हैं सर हाँ clear ठीक कर है, रहे हैं। आप पढ़ लीजिए। हाँ एवर क्लोजर यूनियन। सर आवाज क्लियर आ रही सर? हाँ हाँ, आ रही है, कंटिन्यू। Ever closer union. European Union proposed the concept of ever closer union. Germany and France favored ever closer union, which means integration of economic and fiscal policies. Germany proposed six-pack strategy, more strict austerity measures. The then came the concept of European semesters. Countries will submit their domestic budget for approval by EU. Difference difference in Germany and France. In France, there have left-leaning presidents. France didn't favor austerity approach because it will increase the unemployment crisis. France favored stimulus to economic growth, employment generation tasks. Lisbon Treaty 2007. सर थोड़ी सा ऊपर करिए। इसी को समझाओ सर एक बार। यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया सर एवर क्लोजर यूनियन। जैसे जर्मनी और फ्रांस ने फेवर किया था एवर क्लोजर यूनियन को। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी। जैसे कि अब तक क्या करते थे ये कि मॉनेटरी पॉलिसीज पे ही फोकस रहता था, इनका फिस्कल पॉलिसीज पे फोकस नहीं रहता था। तो ग्रीस क्राइसिस के बाद इन्होंने फोकस करना शुरू किया कि फिस्कल पॉलिसी, कंट्रीज की फिस्कल पॉलिसी को भी वॉच में रखना शुरू किया। उसके लिए जर्मनी ने प्रपोज की थी सिक्स पैक स्ट्रेटेजी, विच इज मोर स्ट्रिक्ट। अब इसमें क्या हुआ कि भाई जैसे इन्होंने सोशल सिक्योरिटी स्कीम बहुत सारी जो भी कंट्री चला रही है उस पर इन्होंने वॉच रखने की कोशिश की यूरोपियन यूनियन ने। और इससे बहुत सारी कंट्रीज ने फिर बाद में इसी का अपोज किया। जैसे फ्रांस ने अपोज किया, लेफ्ट फ्रांस में जो लेफ्ट लीनिंग प्रेसिडेंट्स थे। लेफ्ट मीन्स सर वही जो सोशलिस्ट पॉलिसी, जो भी कंट्रीज थोड़ी सी भी सोशलिस्ट पॉलिसी फॉलो करता था वो उसे अच्छा नहीं लगा कि मतलब हमारे फिजिकल पॉलिसीज में कोई और मतलब इंटरफेयर करे।
So this is ever closer of union, जिसमें उन्होंने मॉनेटरी के साथ साथ फिजिकल वॉच रखने की कोशिश की ईयू ने. देन लिस्बन ट्रीटी came into force in 2007. EU worked with the number of treaties. Hence EU is created. बहुत सारी treaties हैं, बहुत सारे clause हैं. तो जैसा इंट्रोडक्शन में ही सर ने कहा था कि बाहर से तो देखने में आपको इजी लगता है, बट बाहर से देखने में ऐसा एक फोर्ट की तरह लगता है. इसमें बहुत सारी ट्रीटीज एंड बहुत सारे क्लॉज हैं. बोथ द EU मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर्स, सबके लिए ये मतलब इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हेंस द आइडिया वाज टू क्रिएट EU कॉन्स्टिट्यूशन टू स्ट्रीमलाइन वेरियस EU लॉज. द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड इन फ्रांस, Denmark. Hence, EU had to be satisfied with a new treaty to streamline its laws rather than EU Charter at par with ASEAN. Lisbon Treaty increases the power of EU Parliament. It adds the Charter on Human Rights. EU will have its own foreign and defense policy. The post of High Representative was created. The most important development in was introduction of qualified majority. Initially, EU decisions were taken by consensus. However, later on, consensus became problematic. Hence, EU started segmenting the subject. At present, only few subjects require consensus. Majority of the subject can now be passed by majority. To address the democratic deficit, EU has introduced quality majority. Suppose a matter has to be passed by 3/4 majority in EU, then these 3/4 countries should also be representing the 3/4 of EU's population. तो ये थी सर लिस्बन ट्रीटी. लिस्बन ट्रीटी के मेन बता दो सर. हाँ बोल दीजिए सर एक बार. मेन क्वेश्चन इसके हैं जैसे कि एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत सारे लॉज वगैरह थे, तो इन्होंने कंपाइल किया, कंसाइज किया. उसमें उन्होंने कहा था कि इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो सारी ट्रीटीज को एक साथ, जिसका फिर फ्रांस और डेनमार्क ने विरोध किया. और उसमें लिस्बन ट्रीटी में ही था कि EU की पावर बढ़ाने के लिए, EU पार्लियामेंट की पावर बढ़ाने के लिए इन्होंने ह्यूमन राइट्स चार्टर जोड़ा. जैसा सर ने बताया था कि EU इज मोर आउटवर्ड बॉडी, तो ह्यूमन राइट्स चार्टर जुड़ने के बाद से ये अदर जो आसपास की कंट्रीज हैं उनके भी ध्यान देने लगे. जैसे आसियान वगैरह है या हमारे जो पांच जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंट्रोवर्ट है, वो अपने ही मुद्दों पे मतलब परेशान रहते हैं. आसियान है वो आउटवर्ड, उनका प्रेजेंस बहुत कम रहता है. चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स होने के नाते EU का आउटवर्ड रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है. EU will have its own foreign and defense policy. इसका चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है. अभी इनके पास इनकी खुद की फॉरेन पॉलिसी है पूरे EU की एज ए होल, एंड डिफेंस पॉलिसी भी है. इनकी मतलब EU खुद रिप्रेजेंट करता है. इनके हाई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो बहुत सारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में EU को रिप्रेजेंट करते हैं. और लिस्बन ट्रीटी में एक और क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया था विच इज क्वालिफाइड मेजॉरिटी, जिसमें क्या था कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी डिसीजन थे वो दे वर टेकन बाय कंसेंसस. लेकिन बाद में ये कंसेंसस प्रॉब्लमेटिक होने लगा. कंसेंसस इन द सेंस कि जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से लेने हैं, कुछ नॉर्मल मेजॉरिटी से, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को बांटा गया जिनका कंसेंसस लेना है सर. और फिर जब क्वालिफाइड मेजॉरिटी फेल होने लगी कंसेंसस वाली, तो उन्होंने नया क्लॉज लाया क्वालिटेटिव मेजॉरिटी. उसमें था कि जितना मतलब जो भी कंट्रीज वोट कर रही हैं वो उसी प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करती हैं.
So this is it, sir. ये क्वालिफाइड मेजोरिटी और क्वालिटीड मेजोरिटी अलग है क्या? हाँ सर, दोनों अलग अलग है। तो स्पेलिंग ऐसा डिलिबरेटली करा है क्या क्वालिटीड? क्वालिटी है सर, यस सर। क्वालिटी मीन्स हो गया सर कि वो जितना पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में है सर। अच्छा, और क्वालिफाइड में क्या होता है? क्वालिफाइड में कंसेंसस बिल्ड करते हैं सर, मतलब कि जैसे उसमें कंट्री जैसे वो है कि जितने आधे से ज्यादा लोगों ने जिस पे वोट कर दिया, वो शायद ऐसा ही होगा सर, पता नहीं, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं सर। तो लग रहा है वो क्वालिफाइड का मतलब ही ये हो गया कि टीड ऐसा कोई गलत टाइप होगा, तो टाइपिंग ऐसे हो सकता है। ठीक है, देख लेंगे इसको बाद में। हाँ सर। सर टर्की, किसी को पता है क्या क्लियरली? सॉरी कैसे रोना, बाकी ठीक था, किसी को पता है? चलो ठीक है, आगे चलो। हाँ सर। टर्की, Turkey always wanted to be part of EU, but Germany never wanted entry of Turkey. That time Turkey was closer to US, so they didn't want another Britain. Turkey is a buffer zone between EU and Islamic zone. Turkey's population, it will be second largest country after Germany. With qualified voting, Germany's advantage will go. To prevent Turkey, EU inducted Cyprus in EU. Cyprus and Greece are against Turkey. तो अभी टर्की पार्ट नहीं है ना सर EU का? नहीं है। तो यही रीजन है सर। नहीं सर, अभी वो ऊपर हमने पिक्चर देखी था सर, पिक्चर में नहीं है टर्की। ऊपर हमने पिक्चर देखी सर, ऊपर आज तक भी नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं था, टर्की क्यों नहीं टर्की को लिए, क्योंकि जर्मनी अपोज कर रहा था। क्यों अपोज कर रहा था? क्योंकि टर्की इज क्लोजर टू यूएसए दैन ईयू, पहला पॉइंट। दूसरा है कि टर्की इज अ बफर जोन बिटवीन इस्लामिक एंड ईयू, तो बफर जोन थोड़ा बहुत रहना सही रहता है, इसलिए वो नहीं कर रहे थे। तो टर्की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है उनके पास में, ईयू में ज्वाइन करेंगे तो इसलिए भी हेजेमनी कम हो जाएगी जर्मनी की। साइप्रस एंड ग्रीस भी अपोज करते हैं टर्की का इंक्लूजन, तो इसलिए भी नहीं हो रहा है। तो ठीक है, चलते हैं आगे। various issues in EU. USA-EU relations. USA, since US invasion in Afghanistan, USA's policies are creating huge problem for Europe. There has been a big difference between countries of Europe and USA with respect to the US war on Iraq in 2033. The approach of Trump administration with respect to Iran's nuclear deal crisis. There has also been difference between the approach of USA and Germany. Approach of USA. USA has closer relation with the countries of southern Europe like Italy, Greece, and USA want Germany to increase the wages. There is a disagreement between USA and Germany even on geostrategic issues. Germany has economic interdependence with Russia. So, इस EU-USA रिलेशन में थोड़ी सा जो मतलब सब फैक्टर है, तो उनका ह्यूमन राइट्स का इशू है, जो यूएस ने जब इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, उसे लेके है उनका इशू, और दूसरा है। हाँ सर, आप हाँ, तो मतलब एक तो ह्यूमन राइट्स में पंगा रहता ही है, यूएस से अटैक करता रहता है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, तो इसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। सेकंड पॉइंट है कि जो ईरान का न्यूक्लियर JCPOA डील है ना, उसमें EU पार्टी है, लेकिन उसमें यूएसए का स्टैंड की वजह से बहुत सारे डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मतलब उसके बिना भी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे ना वो लोग, मतलब विदाउट यूएसए दे वर ट्राइंग टू कंटिन्यू द एग्रीमेंट, वो भी नहीं हो रहा। हाँ, फिर एक और है कि यूएसए हैज क्लोजर रिलेशंस विद सदर्न यूरोप एज कंपेयर टू नॉर्दर्न यूरोप। जो यूरोफिलिक यूरोफोबिक दिखा ना अपन ने
पहले भी देखा था अपन ने, यूके वगैरह जो यूरोफोबिक कंट्रीज थी उनको यूएसए सपोर्ट करता है बहुत बार। अच्छा, फिर एक और चीज है ना कि जो रशिया के ऊपर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है यूरोप का बहुत ज्यादा है। जर्मनी वगैरह कंट्रीज जियो स्ट्रैटेजिकली भी रशिया से लिंक्ड है बहुत सारा। ठीक है। China-EU relations. China has a policy of land grabbing. Even China's soft power is increasing. Germany has mentioned that China is biggest strategic threat to EU at present. China is strengthening its partnership with the countries of South and Eastern Europe. 16 plus 1 framework. China's Belt and Road Initiative extends to Southern and Eastern Europe also. China can influence the countries of Southern and Eastern Europe to divide EU's consensus on economic policies. ठीक है, तो चाइना के बहुत सारे इशू है। लैंड ग्रैबिंग का पॉलिसी हो गया। जर्मनी ने बोला है कि चाइना इज द बिगेस्ट स्ट्रैटेजिक थ्रेट है। 16+1 फ्रेमवर्क है, इसमें पार्टनरशिप डीपनिंग हो रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो रहा है जिसमें भी डिवीजन आ रहा है यूरोप में। फिर चाइना का इंफ्लुएंस जो दिखता है बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे जहाँ पे भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है वहाँ पे चाइना सपोर्ट करने लग जाता है। ठीक है, चलो आगे। ग्रीस की है क्या सच? शायद करो जहाँ मुझे भी याद आ रहा है। Syrian crisis. The crisis in Syria not only increases the fear of terrorist attacks, it also increases the dispute between EU and Turkey. It has revived Kurdish issues. Presently, Turkey is strengthening its relationship with Russia and refugee crisis from Syria side. तो पर इसमें कुछ नहीं, मतलब वही फियर ऑफ टेररिस्ट अटैक, कुर्दिश इशू को रिवाइज कर दिया है। रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है। टर्की एंड ईयू के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज हाउ इन रिटर्न टर्की इज बिकमिंग क्लोजर टू रशिया। ठीक है। US-China rivalry. China at present not only challenges US hegemony, aims to establish Sino-centric world. China's economic growth has enabled it to become the world supplier or world factory. China has awesome. चलिए सर आगे। China, oh, China has economic growth. China's economic growth has enabled it to become world supplier or world factory. China has achieved this by following unfair trade practices. China also took the advantage of liberalization of other countries. However, China has to keep its wages low. Hence, China cannot have economy based on domestic demand. China's competitiveness will go if it increases wages. Hence, China does not liberalize itself and form a new basis for increasing its influence. How? Belt and Road Initiative project investment to the countries and supporting the authoritarian regime. China's strategic ambitions are growing as China aims to acquire naval bases even in Adriatic Sea. तो यूएस से चाइना का राइवलरी कैसे अनफोल्ड हो रहा है, यानी इसका यूरोप के ऊपर क्या ये दिख रहा है अपने इम्पैक्ट। एक तो है कि जैसे चाइना है ना, अभी चैलेंज कर रहा है यूएसए की हेजेमनी को, कैसे उनको सिनो-सेंट्रिक वर्ल्ड बनाना है। फिर चाइना इज ऑलरेडी अ वर्ल्ड सप्लायर, वर्ल्ड का फैक्ट्री बन रहा है। ऐसा कैसे अचीव कर लिया उन्होंने? बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो बोलते हैं ना कि यूएसए के पॉलिसी के अंदर यूएसए ने पूरा पॉलिसिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया एंड चाइना गेन्ड आउट ऑफ इट। ठीक है, तो चाइना में और एक और क्या है ना कि वेजेस लो है अभी, तो इसीलिए डोमेस्टिक डिमांड जो है ज्यादा है नहीं वहां पे। बीआरआई प्रोजेक्ट एक इम्पोर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक एम्बिशन से चाइना के नेवल बेसिस बना रहा है, इवन इन एड्रियाटिक सी वर्ल्ड वॉर बना रहा है ये। Internal issues in EU.
So rise of neo-rightist parties, which are also Eurosceptic. It even puts a big question mark on the EU values of democracy, human rights. One of the fallout of crisis in the Middle East is Brexit. Brexit impacts the soft power of EU. It also impacts EU security. EU has not been a harmonious bloc. There have been many fault lines. As EU is expanding, integration is weakening. EU countries can be divided into following fault lines: Europhobic versus Europhilic. Even in Europhilic countries, there is a rise of rightist parties. Old Europe versus New Europe. There is a big difference in their value systems. The new countries don't have similar commitments toward democracy and human rights. Most of them are semi-authoritarian and highly nationalist. Core and peripheries. Core denotes strong economies like Germany, Austria, France, Belgium. Peripheries denotes weak economies. Their approaches on economic policy vary. North Europe and South Europe. A new fault line has emerged on refugee issues. Southern countries economically poor, facing economic crisis, and are more vulnerable to refugee crisis. They are first point of arrival. On the other hand, northern countries like Germany favor a liberal refugee policy, as it looks towards refugee as a source of cheap labor. Yes, sir. जर्मनी के इशू में हर जगह जैसे अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वहां भी वो भी चीप लेबर अपने यहाँ लेबर को मतलब लो ही रखते हैं. तो सेम इज द केस विद चाइना. दोनों में पर वो अलग है वो बेसिकली इसमें क्या बताना चाह रहे हैं ना कि जर्मनी लुकिंग एट रेफ्यूजी एज अ बेनिफिशियरी, मतलब वो ऐसा देख रहे हैं कि अगर रेफ्यूजी आएंगे तो हम उनको चीप लेबर का यूज करेंगे. ऐसा नहीं बोल रहे कि वो वहां पे लेबर के प्राइसेस कम है, बहुत कॉस्टली है वहां पे लेबर. ऊपर एक तरह का इशू में दिखाया था सर. जैसे हम यूएस के साथ जब इशू देख रहे थे तब था सर शायद पॉइंट आउट किया. जी सर, ठीक है. एक बार इसे वो कर दीजिए. क्या है देखते हैं एक बार इंटरनल इश्यूज. तो पहला है कि राइज ऑफ न्यू राइटिस्ट प्रैक्टिस जो है फिर यूरोस्केप्टिक्स बोलेंगे. तो इनके वजह से डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स का जो मेन एजेंडा है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रखा है अभी. फिर इसके अलावा सेकंड है कि ब्रेग्जिट हो गया, ब्रेग्जिट के सॉफ्ट पावर पे असर पड़ा एज वेल एज सिक्योरिटी पे इफेक्ट हुआ. फिर बहुत सारे अलग अलग फॉल्ट लाइन्स है यूरोप के अंदर. एक्सपांशन भी हो रहा है, वीकनिंग भी हो रहा है. तो जितना ज्यादा एक्सपांशन हो रहा है उतना इंटीग्रेशन वीकन भी हो रहा है. वो कैसे हो रहा है? जैसे देखो, यूरोफोबिक है, यूरोफिलिक है. सम कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग यूरो बायस, सम आर अगेंस्ट इट. जैसे यूके देख लिया ना अपने, वो बाहर हो गया अभी. ओल्ड यूरोप वैसे न्यू यूरोप भी है क्योंकि इनका वैल्यू सिस्टम अलग है. जो नया वाला यूरोपियन कंट्रीज है उनका इतना कमिटमेंट नहीं है डेमोक्रेसी की तरफ, ह्यूमन राइट्स की तरफ. एंड जो नए वाले हैं दे आर मोस्टली सेमी ऑथोरिटेरियन या फिर हाईली नेशनलिस्टिक कंट्रीज. ठीक है. कोर वर्सेस पेरिफेरी का भी डिबेट है. कोर कंट्रीज वो है जो स्ट्रांग इकोनॉमी है, पेरिफेरी वाले वीक इकोनॉमी है. जैसे एग्जांपल देखना तो स्ट्रांग वाले में फ्रांस है, जर्मनी है. वीक वाले में इटली, ग्रीस वगैरह पिग्स इकोनॉमी डाल दो. फिर नॉर्थ यूरोप वर्सेस साउथ यूरोप का भी डिबेट है. इसमें मेन इशू है रेफ्यूजी वाला. साउथ यूरोप हैज टू बियर द ब्रंट ऑफ द रेफ्यूजीज कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न अफ्रीकन बॉर्डर. तो उनको पहले सहना पड़ा. देयर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ अराइवल है वो. वेयर नॉर्थ कंट्रीज उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, आगे देखते हैं इंडिया और यूए के रिलेशंस कैसे हैं. हाँ सर. इंडिया यूए रिलेशंस. Europe's approach to deal with the crisis. Europe wants stability in Middle East, reduction of tension with Russia, resolution of crisis in Ukraine, strengthening of multilateralism. France is especially interested in how to reduce tension between US and China. The recent APEC summit, for the first time in the history of APEC,
no communication emerged between the differences between USA and China. Hence, EU is also making a strategic bet on India. Current state of India and EU relations. Officially, India and EU are a strategic partner. Since the year 2000, India-EU annual summits have started in 2004. They have entered into strategic partnership, war on Iraq, and the importance of multipolar world. To give substance to the strategic partnership, they also agreed to joint action plan in 2005. EU is primarily an economic bloc. India-EU bilateral free trade agreement was seen as a major move towards strengthening strategic partnership. Talks are going on since 2007. There has been no breakthrough in these talks. Hence, it was realized that India-EU strategic partnership has failed to achieve the promise. Among the academic community, strategic partnership came to be called as loveless arranged marriage. Present situation, the uncertainties created to the world border because of US-China rivalry has compelled the two partners to give the fresh slope. What has been India's approach? Considering the uncertainty with the future of EU, India is changing its policies. As India's ambitions are also growing and is lagging behind China, India has also tailing China, be it Africa, Latin America, now Europe also. Sir, ठीक है, तो अपन देखते हैं एक बार फिर से इंडिया ईयू के रिलेशंस कैसे हैं एंड यूरोप का अप्रोच क्या है टुवर्ड्स द क्राइसिस। तो यूरोप को स्टेबिलिटी चाहिए मिडिल ईस्ट में, रशिया के साथ में, एज वेल एज यूक्रेन वाला जो झगड़ा चल रहा है उसमें, एज वेल एज मल्टीलैटरलिज्म में, तो स्ट्रेंथन करना है उनको मल्टीलैटरलिज्म। रिसेंटली एपेक्स समिट हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था हिस्ट्री में कि कोई भी ऐसा कंसेंसस नहीं बना। क्यों? बिकॉज यूएसए एंड चाइना के जो डिफरेंसेस थे। तो एपेक मतलब शायद एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंसोर्शियम वगैरह है ना कुछ, तो उसमें यूएसए चाइना दोनों भी है। तो अगर दोनों सेम पेज पे नहीं है तो फिर कोई कॉमन एग्रीमेंट, कॉमन कोई साइन बताएंगे कैसे वो लोग? ठीक है, तो इसीलिए मतलब ऐसा हो रहा है ना कि यूएसए चाइना के ट्रेड वॉर में ये यूरोप ये बीच में फंस रहा है। तो इसीलिए यूरोप भी स्ट्रैटेजिक बेट लगा रहा है इंडिया के ऊपर। करंट स्टेट ऑफ इंडिया यू रिलेशन क्या है? देखो, इंडिया एंड यू बोथ आर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स सिंस 2000। एनुअल समिट हो रहे हैं हमेशा, ज्वाइंट एक्शन प्लान रिलीज हुआ 2005 में। हावेवर इकोनॉमिक के बारे में एक अब बीटीआईए है, बीटीआईए ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि साइन नहीं हो पाया, उस पर निगोशिएशन अभी भी चल रहा है। एंड इसीलिए कुछ कलर्स ने बोला है कि ये फेल हो गया है, जो अचीव करने के लिए प्रॉमिस है ना वो नहीं हुआ, इसीलिए उसको बोलते हैं लव लेस अरेंज्ड मैरिज। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? अनसर्टेनिटी बहुत सारे अभी यूएस चाइना राइवलरी की वजह से, तो इसीलिए ईयू भी अभी फ्रेश लुक ले रहा है। रिसेंट टाइम्स में ईयू ने एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी अनाउंस करी है इंडिया की तरफ। दैट शोज कि ईयू इज नाउ रिकंसिडरिंग इंडिया एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर। और इन सब में इंडिया का क्या अप्रोच रहा है? इंडिया का अप्रोच सिंपल है यार, मतलब वही कोशिश कर रहे हैं हम भी इंप्रूव करने की। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप में भी हम ट्राई कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है। हाँ सर, पूछिए आप क्वेश्चन। ये बोल रहे थे इंडिया तो अभी फ्री एग्रीमेंट में, तो यूरोप देश के साथ मतलब कि एज ए ब्रिटेन के साथ तो वो बातचीत कर रहा है, तो एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे तो यूरोप के तरफ तो ध्यान दे ही रहा है, तो उनका क्या असर होगा वेस्टर्न में, मतलब कि वेस्टर्न देश के तरफ? समझा सर मैं। ये बोल रहे थे इंडिया तो अभी ब्रिटेन के साथ फ्री एग्रीमेंट साइन करने मतलब की बातचीत कर रहा है उनके साथ, तो फ्री एग्रीमेंट मतलब की करेगा उनके साथ,
और यूरोप के मतलब कि सारे देशों के साथ मतलब कि वो मतलब कि बातचीत पे मतलब कि वैसा कुछ कुछ देशों जैसे और भी देश हैं तो उनके साथ बातचीत कर रहा है, तो उनका क्या इम्पैक्ट करेगा चाइना और इंडिया के इम्पैक्ट में देखें तो वेस्टर्न देश के साथ? सर इतना फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, मतलब वो तो इंडिया यूके के साथ में अगर साइन भी करेगा डील तो दोनों कंट्रीज के लिए अच्छा ही है वो। बाकी कंट्रीज को क्या फर्क पड़ने वाला है उसका। बाकी किसी को ऐड करना है क्या उमेश, स्टोइक क्रिएचर? नहीं सर, बस मेरी तरफ से तो अभी सेकंड वाले डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ है सर। ठीक है सर, इसको पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, फिर एक बार देखते हैं। तो व्हाट इंडिया इज डूइंग, तो इंडिया क्या कर रहा है। पहली बात तो हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं बायलैटरल रिलेशन विद प्रोमिनेंट कंट्रीज। फ्रांस के बारे में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू कमेंटेटर्स फ्रांस कैन बी न्यू रशिया। इंडिया इज नो मोर एश्योर्ड ऑफ रशिया सपोर्ट ऑन कश्मीर। तो रशिया का सपोर्ट मिलेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है अभी। फ्रांस परमानेंट मेंबर भी है इंडिया के लिए, यूएनएससी के अंदर ऑलरेडी है। फ्रांस नॉट ओनली हैज कमर्शियल इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन बट स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस भी है। तो मतलब ऐसा बोल रहे हैं कुछ स्कॉलर्स की फ्रांस कैन बिकम न्यू रशिया नाउ फॉर इंडिया। दे डू शेयर द विजन ऑफ ओपन एंड पीसफुल इंडो पैसिफिक। दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक। फ्रांस के पास में आइलैंड टेरिटरीज है इंडियन ओशन के अंदर। इट हैज नेवल बेस इन जिबूती। फ्रांस इज ऑल्सो सप्लायर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स लाइक रशिया। अपन ने शायद कौन सा करा है, कुंदन कुलम करा है क्या अभी रिसेंटली फ्रांस के साथ में? हाँ सर, तमिलनाडु। ठीक है सर। इंडिया एंड फ्रांस शेयर्ड पर्सपेक्टिव है क्लाइमेट चेंज एंड मल्टीलैटरलिज्म के बारे में। तो वही है मतलब कि इंडिया के लिए ऐसा बोल रहे हैं ना कि फ्रांस कैन बी द न्यू रशिया। थोड़ा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके रीजन जो है ना 5-6 रीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन के बारे में बोलते हैं कि ब्रिटेन रिवाइव कर रहा है कॉमनवेल्थ को। ब्रिटेन के इंडिया में कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, सर्विस सेक्टर में है। फिर ब्रिटेन इज ऑल्सो परमानेंट मेंबर है। इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीजंस भी है, दोनों के कॉमन बहुत सारे इंटरेस्ट है। इंडिया इज स्ट्रेथनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जर्मनी एंड बेल्जियम ऑल्सो। फॉर लॉन्ग नॉर्डिक कंट्रीज हैव बीन निग्लेक्टेड। इंडिया अगेन रिवाइविंग रिलेशन साउथ सेंट्रल यूरोप एंड हाई एक्सचेंजेस टेक प्लेस। ठीक है सर, मतलब वही है इंडिया क्या कर रहा है उसमें स्ट्रेंथन कर रहा है सबके साथ में। और क्या ईयू का अप्रोच क्या है टुवर्ड्स इंडिया। रिसेंटली ईयू हैज ब्रॉट इंडिया स्ट्रेटेजी। द स्ट्रेटेजी पेपर रिकॉग्नाइज्ड इंडिया इज अ ग्लोबल ग्रोथ इंजन फास्टेस्ट। मतलब ईयू ने एक इंडिया स्ट्रेटेजी करके प्लान निकाला है जिसके अंदर इंडिया को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बोला है, फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज। इंडिया ह्यूज मार्केट की तरह भी है, तो जॉब क्रिएशन के लिए काफी स्कोप है दोनों के बीच में। ईयू के अंदर बैलेंस ट्रेड है विद इंडिया, तो मतलब किसी का ये नहीं, घाटा नुकसान नहीं है। बायलैटरल ट्रेड बड़ा है फ्रॉम 115 बिलियन इन 2017। इंडिया इज यूरोप्स पार्टनर इन पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट में हम कोऑपरेशन कर रहे हैं। फ्रांस के साथ में मिलके ऑलरेडी हमने इंडियन वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। इंडिया एंड ईयू के ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है कहाँ पे, रीजनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के बारे में। तो मिडिल ईस्ट वगैरह जो है ना सिक्योरिटी, वहां पे भी इंडिया के इंटरेस्ट है। फिर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में दोनों के बहुत सारे करंट टाइम से इंप्रूवमेंट हो रही है। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में हम लोग काम कर रहे हैं, डिसआर्मामेंट में काम करते हैं, एसडीजीज के बारे में इंडिया बहुत एक्टिव रहता है। ईयू इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, 73 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है। एंड ईयू इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एज वेल। इंडिया ईयू 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है सर, तो व्हाट आर द स्टिकिंग पॉइंट्स इन ईयू एफटीए। तो ऑपोजिशन फ्रॉम इंडियन डेयरी सेक्टर एक इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन है कि ऑपोजिशन फ्रॉम फार्मर्स हो रहा है। जैसे वाइन एंड स्पिरिट सेक्टर के फार्मर्स जो है ना वो लोग अपोज कर रहे हैं। फिर ऑपोजिशन फ्रॉम ईयू हो रहा है किस लिए, इंडियन फार्मास्यूटिकल के लिए। क्यों, बिकॉज ऑफ आईपीआर इश्यूज। ईयू डज नॉट गिव इंडिया स्टेटस ऑफ डेटा सिक्योर कंट्री। तो ईयू अपने को डेटा सिक्योर कंट्री नहीं बोल रहा है।
ईयू रिलेक्टेंट है लिबरलाइज करने के लिए सर्विस सेक्टर में, जैसे मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन हो गया उसके लिए रिलेक्टेंट है। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी रिलेटेड डिस्प्यूट है थोड़े बहुत। फ्यूचर ऑफ ईयू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है देख लो एक बार फ्यूचर में ना। फ्यूचर ऑफ ईयू अनसर्टन है बिकॉज ऑफ चैलेंजेस। चाइना ऑलरेडी खा रहा है बहुत ज्यादा स्पेस उसमें। रिगार्डिंग ईयू इट इज सेड दैट ईयू इज अ मूविंग बाइसिकल विच शुड कंटिन्यू टू मूव अदरवाइज इट विल फॉल। मोर इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड, एवर क्लोजर यूनियन बनाने की जरूरत है। As EU expanded, differences have grown more. Hence, it was suggested that EU should go for multi-speed model. Presently, it is said that EU is now forced to move on multi-track. ठीक है, तो जहां पे भी EU के बारे में कुछ भी कंक्लूजन लिखना हो ना, ये सब कीवर्ड्स लिख लेना कि अनसर्टन है बिकॉज ऑफ यूएस चाइना ट्रेड और यूएस रशिया वॉर देख लो, फिर ये सब की वजह से अनसर्टन है। लेकिन EU को बोलता है ना कि इट इज लाइक अ मूविंग बाइसिकल, इट शुड कंटिन्यू टू मूव, नहीं तो वो गिर जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है भाई, एवर क्लोजर यूनियन बनाओ, मल्टी स्पीड मॉडल बनाओ, मल्टी ट्रैक मॉडल बनाओ। ठीक है, तो यही है भाइयों, दैट्स ऑल। थोड़ा बहुत और देखते हैं इस नोट्स में क्या है यहाँ पे। सर वो न्यूक्लियर प्लांट जैतापुर लगाने वाले हैं, कुर्नाकुलम में रशिया है। ओके सर, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। तो जैतापुर में फ्रांस वाले है ना, एंड कुन्नकुलम में रशिया है। ऑल राइट, थैंक यू सर। और कुछ ऐड करना है किसी को, जितना भी अपन ने पढ़ा उसके बारे में? सर वो ये कि जो जीडीपी है उसमें ईयू से ज़्यादा ब्रिक्स की है, ईयू से भी पहले ब्रिक्स की है सर। मतलब ईयू 6th या 5th नंबर पे आता है जीडीपी के मामले में। ओके, और मैं सर भेज दूंगा उसमें, मतलब उसमें लाइव चलती रहती है जीडीपी भी, जीडीपी और पॉपुलेशन एक चैनल उसमें लाइव चलती रहती है। जी सर। और कुछ ऐड करना है किसी को EU के बारे में, या फिर जो भी अपन ने पढ़ा इंटीग्रेशन के बारे में, रीजनलाइजेशन के बारे में? स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? ठीक है, एक बार देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया है। EU सबसे पहला पॉइंट है। तो जीन मोनेट अपन ने देखा था ना, फाउंडर है EU के, या फिर मेन आइडियाज उनके थे। तो ही सेज कि यूरोप हैज नेवर एग्जिस्टेड, वन हैज टू जेन्युइनली टू क्रिएट यूरोप। मतलब खुद से नहीं होगा यार, बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो EU जो मॉडल है, इट इज बेस्ड ऑन द नियो फंक्शनलिज्म मॉडल। सुप्रा नेशनल बॉडी है, 27 मेंबर स्टेट्स है आफ्टर ब्रेक्सिट। इट इज बेस्ड ऑन द इमैनुअल कांट्स परपेचुअल पीस थ्योरी, एग्जाम्पल ऑफ पूल्ड सॉवरेंटी, डिसएग्रीगेटेड और फंक्शनल सॉवरेंटी। तो बस यार कीवर्ड्स याद रख लो, नियो फंक्शनलिज्म, कांत का परपेचुअल पीस, पूल्ड सॉवरेंटी एंड डिसएग्रीगेटेड सॉवरेंटी। सिंस यूरोजोन क्राइसिस फिजिकल पॉलिसीज आर आल्सो बीइंग अलाइंड। तो अपन ने देखा था ना, इसमें जर्मनी का फ्रांस का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है फिजिकल पॉलिसी के बारे में, तो वो भी याद रखो। कोपेनहेगन क्राइटेरिया दिया है मेंबरशिप के, क्या क्या होता है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, एंड एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट EU पॉलिसीज। तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा याद रख लेना कि EU में जाने के लिए क्या होते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ EU क्या क्या है, इकोनॉमिक यूनियन बना है, फिजिकल यूनियन है, कॉमन सिक्योरिटी है, जुडिशियल फॉरेन पॉलिसीज है उनके, कॉमन मार्केट है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्रीज। In 5 years, Eastern Economic Union was the world's biggest exporter and the biggest importer of raw materials, and the second largest steel producer after USA बन गया था। ठीक है, तो याद रखना स्टील से स्टार्ट हुई थी जब यूरोप का फाउंडिंग हुआ था ना। द मेटल्स विच वॉज यूज टू फाइट वॉर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट अ कोऑपरेशन एंड पीस एनवायरमेंट, ये दिखाना चाह रहे थे स्टार्टिंग में वो। EU चार्टर है ह्यूमन राइट्स के ऊपर थ्रू लिस्बन ट्रीटी। इवन ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक यूक्रेन, लेबनान, जब वो लोग भी अप्लाई कर रहे थे मेंबरशिप के लिए, जैसे अभी भी देख रहे हैं ना अपन कि यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, तो उसमें एप्लीकेशन दिया था उन्होंने। दैट शोज कि यूरोप का पावर ऑफ अट्रैक्शन कितना है। इसमें देखते हैं इश्यूज क्या क्या है अभी इंटरनल चैलेंजेस में ना। हैरोल्ड जेम्स है, उनका एक आर्टिकल है ओवरली कॉम्प्लेक्स यूनियन। इसमें बोलते हैं हैरोल्ड जेम्स की प्रेजेंस ऑफ बोथ कंसेंसस एंड क्वालिफाइड मेजोरिटी। ठीक है, तो दो मेजोरिटी है, एक कंसेंसस मेजोरिटी, एक क्वालिफाइड मेजोरिटी, इसलिए कॉम्प्लेक्स बोला है उनको।
लेवल ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग है, कुछ कुछ यूरोफिलिक है, कुछ यूरोफोबिक है। टेंजन का भी इंटीग्रेशन है, यूरो इंटीग्रेशन है, ईयू है, ईएफटीए है। तो ये चारों के इंटीग्रेशन लेवल अलग अलग है। ठीक है, यूरो करेंसी वाला हो गया, यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल हो गया, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वीजा, फ्री ट्रेड, इनके बारे में सबका अलग अलग कौन इसको मानता है डिपेंड करता है वो। These are based on both supranationalism as well as intergovernmentalism. ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइड वोटिंग है, बाइंडिंग डिसीजंस है, पावरफुल इंस्टीट्यूशंस है, ऑप्ट आउट क्लॉज दिया हुआ है लिस्बन ट्रीटी के अंदर। फिशर्स इन ईयू क्या क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक्सिट। यूरोफोबिक है कुछ कंट्री जैसे यूके, डेनमार्क है। यूरोफिलिक है, फ्रांस, इटली है। कोर इकोनॉमीज वर्सेस पेरिफेरल इकोनॉमीज, कोर में जर्मनी, फ्रांस है, तो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज है। कुछ वीकर इकोनॉमीज, स्पेन वगैरह, पोर्तुगल पकड़ लो। फिर हैरोल्ड जेम्स बोलते हैं कि यूरोप हार्ड कोर प्रॉब्लम है, हार्ड कोर प्रॉब्लम। नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट है, नॉर्थ इज मोर प्रॉस्परस व्हाइल साउथ हैज टू फेस द आयर ऑफ इमिग्रेशन। ओल्ड यूरोप वर्सेस न्यू यूरोप है, ओल्ड लिबरल वर्ल्ड का है, न्यू वाला कंजर्वेटिव है। फॉर्मर कम्युनिस्ट है, अथॉरिटेरियन डिजाइन है, सोशलिस्टिक बोल सकते हैं। स्टैंड्स अलग है इन दोनों के। तो अगेन देख लो, यूरोफोबिक वर्सेस यूरोफिलिक, कोर वर्सेस पेरिफेरी, नॉर्थ वर्सेस साउथ, ओल्ड वर्सेस न्यू। There is a difficulty in maintaining coherence and integration due to oversizing. Example, Greece पकड़ लो, तो where it was quickened to integration, its fiscal policies were overlooked. Widening of EU has put substantial restriction on its deepening. ठीक है, तो थोड़ा सा याद रख लेना, वाइडनिंग हो रहा है मतलब हॉरिजॉन्टली इंक्रीज तो कर रहा है, बट डीपनिंग नहीं हो रहा है। व्यू पॉइंट सबके अलग अलग है, इसलिए टुकड़े हो रहे हैं। EU has been criticized for being based on Western neoliberal ideology. एग्जाम्पल, कोपेनहेगन जो क्राइटेरिया है, कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया है, वो दोनों भी काफी अलग है, मतलब वो डिलिबरेटली यूरोसेंट्रिक लगता है, वो मतलब वेस्टर्न मॉडल लगता है वो। तो टर्की को मेंबर नहीं बना रहे अभी भी। Realists have criticized functionalism as an utopia. Nation states cannot be expected to forego their functions and sovereignty. लेस इंटीग्रेशन है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी टर्म्स में। ठीक है, EU is facing economic slowdown and unemployment. Brexit is a result of that. मार्क लियोनार्ड एक है, they are saying are Europe's populists calling the shots, ये उनका आर्टिकल है। उसमें बोलते हैं कि राइज ऑफ राइट विंग कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है, चैलेंज कर रहा है लिबरल वैल्यूज को एंड सुप्रा नेशनलिज्म को, ह्यूमन राइट्स को एंड डेमोक्रेसी को। तो एग्जाम्पल, मरीन ली पेन ऑफ फ्रांस, जीर्ट विल्डर्स ऑफ नेदरलैंड्स। EU's liberal values, multiculturalism are also being challenged. एग्जाम्पल, इमिग्रेशन, ग्रीन पार्टीज का राइट हो रहा है, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म हो रहा है, एलन मस्क अनेबल टू सेट अप फैक्ट्री। रशिया, बेलारूस, लुकाशेंको पुशिंग इमिग्रेंट्स टुवर्ड्स पोलैंड, ये एक इश्यू हुआ था ना बीच में, मतलब बेलारूस की तरफ से डेलिबरेटली जो सोशलिज्म प्रमोट करने के लिए पोलैंड के अंदर इलीगल इमिग्रेंट घुसाए जा रहे थे फोर्सफुली। तो मतलब जो पॉपुलेशन इंजीनियरिंग बोलता है ना, सोशल इंजीनियरिंग, वैसा कुछ कोशिश कर रहे थे। एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या है EU को, जो जो अपन ने ऊपर देखे, ये सारे इंटरनल चैलेंजेस थे, जिसमें थे कि भाई ओवरली कॉम्प्लेक्स यूनियन है, मेजोरिटी अलग अलग है, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन अलग है, सुपरानेशनलिज्म है, इंटर गवर्नमेंटलिज्म है, ऑप्ट आउट क्लॉज है, यूरोफोबिक, यूरोफिलिक है, कोर इकोनॉमी वर्सेस पेरिफेरल है, नॉर्थ वर्सेस साउथ, ओल्ड वर्सेस न्यू, ओवर साइजिंग हो रहा है, वाइडनिंग हो रहा है बट डीपनिंग नहीं हो रहा है, न्यू लिबरल आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस है, फंक्शनलिज्म यूटोपिया है, इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, राइट विंग अपराइज हो रहा है, मल्टीकल्चरलिज्म चैलेंज हो रहा है वहां पे, ग्रीन पार्टीज आ रहे हैं, फिर इलीगल इमिग्रेशन का भी इशू है इंटरनली। अच्छा, एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या क्या देखते हैं, कोई पढ़ेगा क्या आगे? पढ़ सकता हूँ, पढ़ू? हाँ प्लीज गो अहेड। एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या है? चाइनीज एग्रेशन, BRI हो रहा है, ये 16+1 अलायंस के जैसे कुछ चीजें कर रहा है चाइना। रिसर्जेंट रशिया, अभी तो ये यूक्रेन का क्राइसिस चल ही रहा है। जैसे एनर्जी ब्लॉकेड का भी पिछले साल चल रहा था। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो रहा है, जो
लोन लोन वुल्फ अटैक हो रहे हैं, और ये इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं उसमें से कुछ टेररिस्ट भी है, तो उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। यूएस प्रोटेक्शनिज्म एंड बेलिजरेंस, जो पिछले वाला न्यू लिबरल कंट्रीज का एक वर्ल्ड ब्लॉक था, वो अभी लूज हो रहा है। तो G7 में ही फिशर्स आ रहे हैं। ईयू को नाटो में फंडिंग बढ़ाने को कहा था ट्रम्प ने, वो पूरा हुआ था पिछले साल। अमेरिका यूएनएफ ट्रिपल पेरिस ट्रीटी से भी बाहर चला गया। और बिल्ड बैक बेटर, ये तो पॉजिटिव में आएगा। डेंजर टू ईयू एज ए सिक्योरिटी कम्युनिटी, the trust which NATO had shared been breaking down with US, demanding US to pay its fair share. So ये बोला जाता है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ EU is standing on security support of US. So अभी US उसके वर्ल्ड पुलिस के रोल से पीछे हट रहा है, तो वो बोल रहा है कि नेटो में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ और अपना डिफेंस स्पेंडिंग जीडीपी के 2% कंपलसरी करो। ये ट्रम्प के टाइम से चल रहा है। ओबामा ने भी ऐसे बोला था कि सिक्योरिटी शुड बी कंसिडर्ड एज अ नेक्स्ट बिग थिंग। वे फॉरवर्ड क्या है इसमें? जॉर्ज सोरस थे, हाउ टू सेव यूरोप आर्टिकल था उनका। तो मोस्ट कंट्रीज हैव रिजेक्टेड ईयू गोल ऑफ एवर क्लोजर यूनियन। तो ये जो फिस्कल पॉलिसीज और डिफेंस का इंटीग्रेशन करने का चल रहा है, इसके लिए कंट्रीज एग्री नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ मल्टी स्पीड देयर शुड बी मल्टी ट्रैक ईयू, ऐसा इनका मानना है कि ये ईयू अगर सरवाइव कराना है इसको, तो मल्टी ट्रैक ईयू चलाना चाहिए। मल्टी स्पीड, जो मतलब 5-6 एग्रीमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो वो उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। 2 ट्रैक ईयू, डिफरेंट पॉलिसीज फॉर कोर एंड पेरिफेरल कंट्रीज। तो बोला भी वही जाता है कि देयर आर 3 civilizations इन यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, नॉर्डिक यूरोप एंड ये जो कोर वाला यूरोप है, जो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। तो उनके लिए अलग अलग पॉलिसी करो और इंटीग्रेशन बाद में लाओ। पहले ये 2 ट्रैक से इनके इंटरेस्ट मीट हो, ऐसा कॉमन ग्राउंड तो क्रिएट करो, ये बोला जाता है इसमें। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि EU इज लाइक अ बाइसिकल विच शुड बी केप्ट मूविंग, अदरवाइज इट विल फॉल, एंड ड्रीम ऑफ विक्टर ह्यूगो शुड नॉट डाई। नीचे लोग क्या सर? हो गया सर, ईयू के बारे में तो इतना ही था। हाँ, बाकी अब कल कर लेंगे। बस अभी फिलहाल के लिए ना, जो इंटीग्रेशन और रीजनलाइजेशन के बारे में बेसिक्स जो अपन ने पढ़े एंड ईयू के बारे में जो पढ़ा, इनके बारे में कुछ अगर किसी को ऐड करना तो बता दो आप लोग। अपना टाइम भी खत्म हो रहा है, लास्ट 5 मिनट स्पेंड करते हैं। इफ एनीबडी हैज एनीथिंग टू ऐड देन प्लीज गो अहेड एंड टेल मी। तो ये न्यू स्टेज में बोला जा रहा है कि supranationalism of EU is problematic, whereas Asian model is more perfect. So EU should adopt Asian model इंटीग्रेशन के लिए। और फिस्कल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेट हर कंट्रीज का अलग होता है और इकोनॉमिक नीड्स भी कंट्रीज की अलग अलग होती है। तो उनकी फिस्कल पॉलिसीज पुल करना बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज करता है। ऐसा एशियन में नहीं दिख रहा है, लेकिन ईयू में हो रहा है, इसलिए ईयू टूटने की कगार पर है। ठीक है, नाटो का भी कुछ लिख सकते हैं क्या अपन? मतलब जिस तरीके से अभी देख रहे हैं ना, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रिस्पॉन्सेस है, यूनिफाइड तो है नहीं स्टैंड उनका, ऑब्वियस सी बात है।
जैसे स्विफ्ट में से उनको रशिया को हटाना था, तो कुछ कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे, अगेंस्ट है। एक ये हो गया फिशर। फिर एक और बोल सकते हो जो पाइपलाइन के बारे में था, गैस के लिए सैंक्शंस लगाने थे रशिया के ऊपर, तो वो तो हाँ, मतलब नॉर्थ स्ट्रीम 2 तो बंद कर दिया, बट देन रियलिटी ये है कि बहुत सारे कंट्री आज भी डिपेंडेंट है इस पे, रशियन गैस पे। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज। तो ये इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि दिस वॉर इज रिजल्ट ऑफ अमेरिकन पॉलिसीज हैविंग कॉन्सिक्वेंसेस इन यूरोप। तो ये लोग कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं या इसको इन्फ्लेट ही नहीं करना चाहते, लेकिन यूएस क्या करना चाहता है कि वो एशिया यूरोपियन कंट्रीज का ऐसा पहले से वो बोल रहे हैं कि यूक्रेन की कोई जरूरत ही नहीं है नाटो में अभी के लिए, वो बाद में देखा जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए ये भी हो सकता है सेकंड की इन नेक्स्ट 30 इयर्स। एक क्या नाम है उनका, लिंटनर, वो जर्मनी के एम्बेसडर है इंडिया में, वो बोल रहे कि इन नेक्स्ट 30 इयर्स रोल ऑफ नाटो एज अ सिक्योरिटी कम्युनिटी विल एंड। सो यूरोप शुड हैव यूरोप हैज टू प्रिपेयर ऑन इट्स ओन फॉर नेक्स्ट सिक्योरिटी बिग थिंग। ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है सर। वैसे लग रहा है ना मुझे इसमें जीएस वाले पॉइंट्स तो बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन आई वुड से थोड़ा बहुत स्कॉलरली ओपिनियन या फिर रिसेंट टाइम्स में किसी कुछ स्कॉलर ने कुछ बोला है वो चाहिए होगा अपने को। उस पे दो अदरवाइज जीएस। चार हमें अभी जो क्राइसिस चल रहा है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी एक दो चार लाइन हमें निकालनी होगी, एक दो स्कॉलर के नाम, इंट्रो कंक्लूजन टाइप। करेक्ट करेक्ट। ठीक है सर, वाइंड अप कर ले फिर अभी के लिए। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ आई गेस। Should I stop the recording, sir? Okay, thank you very much everyone who participated. And for those who are watching on YouTube, if you like these videos, please like, share and subscribe to our channel. Thanks guys.